हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तथा आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ज्ञान कराने वाले हैं जो आपको आईआईबीएफ की परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी हमारा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और हमारी वीडियो से आपको काफ़ी मदद भी मिल रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके जो सहयोगी या मित्र या भाई बंधु हैं आईआईबीएफ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की गई है और सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई द्वारा एक निधि की स्थापना की गई है जिसमें जो कुछ वर्षों के लिए जिनके खातों से धन अंतरित नहीं की गई है उनके लिए क्या होगा, उनके खातों को निष्क्रिय बताया गया है। उनके लिए क्या होगा, तो जो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जिनका वर्ष, तो यानी आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कितने वर्ष के लिए जो खाते निष्क्रिय हैं उनके लिए एक निधि स्थापित की गई है। तो जो 10 वर्ष से अधिक के खाते हैं जिनका खाते में कोई भी धन अंतरण नहीं हुआ है तो उनका परिचालन नहीं किया जाता है, तो उनके लिए एक निधि की स्थापना की गई है। तो ये 10 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध होता है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, इंग्लिश में। तो वो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट्स मनी बाय ओपनिंग एन अकाउंट्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर मेड ऑफ, यानी जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच देनदार और लेनदार वाला संबंध होता है, यानी डेबिटर एंड क्रेडिटर। डेबिटर यानी जो कर्ज लेता है या लेता है, क्रेडिटर यानी देने वाला। तो देनदार और लेनदार का संबंध बैंक और ग्राहक के बीच होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो केयरफुल होकर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन लेबल एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये एटीएम, नंबर 1 कह रहा है ये एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। नंबर 2 कह रहा है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है। बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है, उसके बिलों आदि का भुगतान करता है। एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। ये भी सही है। तो कथन के हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्राउन लेबल एटीएम। नंबर 1 कहता है द एटीएम्स वुड बी अंडर द ब्रांड एंड लोगो ऑफ स्पॉन्सर बैंक, यानी ये एटीएम प्रायोजक का बैंक के ब्रांड और लोगो के तहत होंगे। नंबर 2 में कह रहा है ए बैंक ओन्स एंड ऑपरेट्स द एटीएम मशीन पेज इट्स बिल्स ईटीसी, यानी बैंक एटीएम का मशीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है।
उसके बिलों का भुगतान भी करता है। नंबर 3 कह रहा है ए प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स कैश एंड कनेक्टिविटी सिस्टम्स फॉर द एटीएम, यानी एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए गलत, जो ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में गलत कथन है वो पहला और कौन सा होगा, तीसरा, यानी प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे और एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई केवाईसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ई केवाईसी, यानी जो ई केवाईसी कस्टमर की जाती है उसके संबंध में ये ऑप्शंस में से कौन सा कथन सही है। तो ई केवाईसी के बारे में यही कथन आपका सही होगा कि यह पारंपरिक कागज आधारित केवाईसी प्रक्रिया का एक विकल्प है, लागत, समय और प्रयास को कम करता है और गोपनीयता, सहूलियत, डेटा विश्वसनीयता में वृद्धि करता है। यानी इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड केवाईसी प्रोसेस, reduce cost, time and effort and aids to confidentially based data reliability, यानी ये सहूलियत भी प्रदान करता है, समय की बचत भी होती है और लागत भी कम होती है ई केवाईसी के माध्यम से। जो ई केवाईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवाईसी की जाती है उसमें समय की बचत और लागत भी कम लगती है, गोपनीयता भी रहती है और डेटा विश्वसनीयता में वृद्धि भी होती है। ऑप्शन यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो एटीएम की एक विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ माइक्रो एटीएम। तो माइक्रो एटीएम की जो मुख्य विशेषता होती है वह यही होती है कि यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष बैंक मित्र या कारोबार प्रतिनिधि से संबद्ध धन को तुरंत जमा करने या निकालने में सक्षम बनाता है। ये माइक्रो एटीएम की एक विशेष योग्यता होती है। It enables a person to instantly deposit or withdraw funds associates with a particular बैंक मित्र या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। ये जो है माइक्रो एटीएम की एक विशेषता होती है। इसके माध्यम से बीसी के पास जाके आप तुरंत एटीएम के माध्यम से अपना धन निकाल सकते हैं या खाते में जमा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की एक सामान्य विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच की जो एक सामान्य विशेषता नहीं होती है वो होती है कार्ड जारीकर्ता सामान्य तौर पर कार्ड धारक को उपयोग की गई राशि को या तो पूर्ण रूप में या आंशिक यानी मासिक न्यूनतम चुकौती में चुकाने की अनुमति देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये विशेषता नहीं होती है। द कार्ड इशूअर नॉर्मली allows द कार्ड होल्डर टू रिपे द यूज्ड अमाउंट आइदर इन फुल और इन पार्ट, यानी मंथली मिनिमम रिपेमेंट। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सामान्य विशेषता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता वित्त और वाहन ऋणों के निवल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों एनपीए का हिस्सा है। तो एनपीए का हिस्सा क्या होता है। द शेयर ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू नेट एडवांसेज इन कंज्यूमर फाइनेंस एंड व्हीकल लोन्स टेंड टू इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन बिजनेस साइकिल्स। ठीक, तो जो व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता वित्त और वाहन ऋणों के निवल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का हिस्सा वो अप्रभावित रहता है। क्या होता है, हैव नो इम्पैक्ट, यानी अप्रभावित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी भी प्रतिभागी बैंक के में सक्षम बनाती है। यह आईएमपीएस को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान नहीं करती? तो जो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है उसको अंग्रेजी में यूपीआई कहते हैं, और उसके माध्यम से आप तुरंत पेमेंट किसी भी जगह भेज सकते हैं। तो उस कह रहा है कि आईएमपीएस को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान नहीं करती? जो यूपीआई होता है वो आईएमपीएस को लाभ कैसे नहीं प्रदान करती? यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इज ए सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन of any participating bank. It does not provide which one of the following benefits to IMPS? तो जो P2P पुश कार्य क्षमता होती है, पुश फंक्शनली जो होती है, वो जो है प्रदान नहीं करती है, यूपीआई IMPS को नहीं प्रदान करती। यानी P2P जो सर्विस होती है, पुश फंक्शनलिटी जो होती है, वो हमारे IMPS को प्रदान नहीं करती है। ये खास बात होती है यूपीआई और आईएमपीएस के बीच की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत ब्याज दर और अस्थिर ब्याज दर के बीच अंतर। तो नियत ब्याज दर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नियत ब्याज दर और अस्थिर ब्याज दर के बीच संबंध क्या होता है? नियत ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलेगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर पुनर्निर्धारण खंड के अनुसार के अधीन बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यानी फिक्स्ड आरओआई विल नॉट चेंज फॉर इंटायर पीरियड ऑफ लोन वाइल फ्लोटिंग आरओआई कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर मार्केट कंडीशन सब्जेक्ट टू रीसेट क्लॉज। ये क्वेश्चन अंग्रेजी में आपको इसी तरह मिलेगा। देयर इज डिफरेंट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट? और इसका ऑप्शन आपको होगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ईएमआई। ईएमआई का नाम आपने सुना होगा। तो ईएमआई से संबंधित क्वेश्चन है कि ईएमआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संक्षेपाक्षर और सही परिभाषा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्रोनाइम एंड डेफिनेशन फॉर ईएमआई? तो जो ईएमआई होती है, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ये ईएमआई का फुल फॉर्म होता है, जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण की निश्चित अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से चुकाया जाता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इन विच प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज रिपेड थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट्स ओवर फिक्स्ड टेनर ऑफ लोन। यानी ये ईएमआई एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है और इसमें एक निश्चित अमाउंट बना होता है जो हर महीने जमा करनी पड़ती है। ये ईएमआई का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण ओवरड्राफ्ट या ऋण प्राप्त करता है तो बैंक तथा ग्राहक के बीच वाला संबंध बनता है। यानी व्हेन ए कस्टमर अवेल्स एन ओवरड्राफ्ट या लोन फ्रॉम द बैंक, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड हिज कस्टमर इज दैट ऑफ क्या है? तो जब कस्टमर ग्राहक बैंक से ऋण लेने के लिए सोचता है, लेता है, तो उस समय जो बैंक और ग्राहक के बीच संबंध होता है वो होता है क्रेडिटर एंड डेबिटर के बीच, यानी लेनदार और देनदार के बीच। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था धनराशि जमा करने वाला, तो उसमें क्या होता है डेबिटर एंड क्रेडिटर का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है लोन ले रहा है, यानी बैंक से वो एडवांस ले रहा है, तो क्रेडिटर डेबिटर का संबंध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति विक्रय क्रॉस सेलिंग से तात्पर्य है, यानी क्रॉस सेलिंग मीन्स। तो क्रॉस सेलिंग क्या होती है? क्रॉस सेलिंग वो होती है कि जब मौजूदा ग्राहक द्वारा मौखिक प्रचार के माध्यम से संभाव्य ग्राहकों को उत्पाद या सेवाओं की बिक्री की जाए,
यानी द एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलिंग द प्रोडक्ट्स या सर्विसेज टू द पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, यानी संभाव्य ग्राहकों को उत्पाद सेवाओं की जब बिक्री करते हैं तो वो क्या होता है, प्रतिविक्रय यानी क्रॉस सेलिंग कहलाती है। ये ऑप्शन तीसरा नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल एटीएम का सही वर्णन करता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए वर्क साइट एटीएम। तो जो स्थल एटीएम होते हैं वो ऐसे एटीएम होते हैं जो शाखा परिसर के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है, वो स्थल एटीएम का एक प्रकार होता है। यानी लोकेटेड विद इन ब्रांच प्रीमिसेस आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्रांच, यानी शाखा के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है, वो स्थल एटीएम का वर्णन करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है एटीएम कार्ड यहाँ पे जगह छूटी हुई है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एन एटीएम कार्ड वी यूज्ड, एटीएम कार्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और आप यूज भी करते हैं। तो एटीएम कार्ड किसी एटीएम लेन देन में भी होता है, ओनली फॉर ट्रांजैक्शन एन एटीएम। व्यापारी के साथ बिक्री के डिवाइस पर लेन देन होता है, इससे भी होता है फॉर ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस विद ए मर्चेंट। और इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन भी होता है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन इंटरनेट। उपर्युक्त सभी, यानी ये जब सारे कार्य होते हैं तो ये उपर्युक्त सभी कार्य हमारे किससे होंगे, एटीएम कार्ड के माध्यम से हो जाएंगे, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो रुपे डेबिट कार्ड होता है, रुपे डेबिट कार्ड इज एन इंडिजेनियस डोमेस्टिक कार्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो रुपे डेबिट कार्ड तो एक घरेलू स्वदेशी कार्ड होता है और उसके संबंध में कथन कौन सा सही होगा। तो एनपीसीआई द्वारा जारी और केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएमों और अधिकांश पोस मशीनों में स्वीकार होने वाले ये एक कार्ड होते हैं जिन्हें हम डेबिट कार्ड कहते हैं। ये एनपीसीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम जो होते हैं उन्हीं में और पोस मशीन के माध्यम से एक्सेप्ट किए जाते हैं। इशूड बाय एनपीसीआई एंड एक्सेप्टेबल ओनली इन एटीएम्स ऑफ नॉन नेशनलाइज्ड बैंक एंड मोस्ट पोस मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आईटी सक्षम आउटरीच मॉडल नहीं है जिसका उपयोग देश के कुछ बैंक कर रहे हैं। यानी जो आईटी सूक्ष्म आउटरीच मॉडल होते हैं उनका प्रयोग जो बैंक देश के कुछ बैंक कर रहे हैं वो कौन से नहीं है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईटी इनेबल्ड आउटरीच मॉडल बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सम बैंक्स इन द कंट्री। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेस कार्ड के साथ निकट क्षेत्र संचार होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन विद ए कॉन्टैक्ट लेस कार्ड, उस मॉडल का उपयोग देश के कुछ बैंक नहीं करते हैं। ये मॉडल हमारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक अप्रासंगिक है। पीएमजेडीवाई स्कीम ए नेशनल मिशन वाज लॉन्च्ड विद सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट रिलेवेंट। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो एक मिशन था, राष्ट्रीय मिशन था, वो कुछ उद्देश्य लेकर आरंभ किया गया था जिसमें कुछ कथन प्रासंगिक हैं। वो कथन होगा कि केवल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बीमा सुविधा और प्रदान करना। ये डेबिट कार्ड ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड किया गया था पीएम मोदी जी द्वारा टू प्रोवाइड एट लीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस फैसिलिटी etc टू ऑल फैमिलीज इन रूरल एंड रिमोट एरिया।
यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये सुविधा प्रदान की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन है, मूल संचित कार्ड प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः में भिन्न होता है। तो जो ए स्टोर्ड वैल्यू कार्ड डिफर्स फ्रॉम ए प्रीपेड कार्ड प्राइमरली इन, जो मूल संचित कार्ड होता है वो प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः मूल संचयन व्यवस्था यानी स्टोरिंग मैकेनिज्म के रूप में भिन्न होता है। ठीक, द वैल्यू स्टोरिंग मैकेनिज्म यानी मूल संचयन व्यवस्था से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार 99 हैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो स्टार 99 के हैच के बारे में, यह किसी भी टीएसपी से मोबाइल फ़ोन वाले किसी भी बैंक के मोबाइल ग्राहक के लिए डायल करने के लिए सामान्य प्रारंभिक कोड होते हैं, यानी इट इज़ द कॉमन इनिशियल कोड टू डायल फॉर एनी बैंक मोबाइल कस्टमर विद मोबाइल फ़ोन फ्रॉम एनी टीएसपी। ये कार्य होता है, यह कोड याद रखने से बचाता है, सभी बैंकों और ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय संचार को आसान बनाता है। इट अवॉइड्स रिमेंबरिंग कोड्स एंड केस ईजेस यूनिफाइड कम्युनिकेशन फॉर ऑल बैंक्स एंड कस्टमर्स। यूएसडी प्लेटफॉर्म में यह उपयोगकर्ताओं को वित्तीय, गैर वित्तीय और मूल वर्धित सेवाएं प्रदान करता है। ये यूएसडी का कार्य नहीं होगा, यानी इन यूएसडी प्लेटफॉर्म इट ऑफर्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडेड सर्विस टू द यूजर्स। ये जो है कार्य यूएसएसडी का नहीं होता, यानी स्टार 99 हैच का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये तीसरा वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों की शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य छात्रों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता करता है। शिक्षा ऋण राशि की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन व्ययों पर विचार नहीं किया जाता। द एजुकेशनल लोन स्कीम ऑफ बैंक्स एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। Which of the following expenses are not considered while arriving at the educational loan amount? तो जो बैंकों की शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, उनमें से जो विचार हैं, निम्न विचार कौन कौन से हैं जिन पर विचार सरकार नहीं करती है, वो होगा कि छात्र उधारकर्ता के जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा प्रीमियम यदि लागू हो, तो जीवन बीमा प्रीमियम के लिए बैंक उधार ऋण नहीं देती है। तो ये क्वेश्चन हमारा यही सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आगे क्वेश्चन नहीं हो हैं, 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो दोस्तों ये था आईआईबीएफ क्वेश्चनों के एक महत्वपूर्ण वीडियो कहेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हीं वीडियोज़ के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।